हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यह एग्जाम के बेसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आपके लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। क्योंकि यह नेमिंग थियरी है तो आप इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आइंस्टीन ने क्या कहा है और उसके पहले और कितने साइंटिस्ट ने इसके बारे में अपने अपने विचार दिए हैं। तो सबसे पहले हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स की दुनिया के साइंटिस्ट हैं। तो इन 1887 में हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन अचानक से इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पता चला। तो आइए देखते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्या बताया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इन्होंने बताया कि जैसे आप कोई रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पर डालते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करता है। क्लासिकल मैकेनिक्स की दुनिया में जो रेज थी उन्हें हम वेव के रूप में ही मानते थे, इसलिए यहाँ हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में वेव ही डिनोट किया है। तो इन्होंने बताया इजेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन ए रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि कोई मेटल सरफेस है जैसे जिंक, कॉपर, इन सब के मेटल सरफेस हैं, उन पर जब आप कोई रेडिएशन डालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं, मतलब उत्सर्जित करते हैं। तो इस फिनोमेना को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया गया है। तो आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप उनका कैसा था। तो इन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब लिया और यहाँ पर एक क्वार्ट्ज विंडो लगाया। क्योंकि इन्होंने क्वार्ट्ज विंडो इसलिए लगाया क्योंकि ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब बहुत ही नगण्य मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। तो जितना आप रेडिएशन डालेंगे सारा ट्यूब में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्वार्ट्ज विंडो को लगाया है। और ये रहा सोर्स, और यहाँ पर इन्होंने 2 प्लेट लगाए हैं और यहाँ पर एम्पियर से ऐड किया है। फिर यहाँ वोल्ट मीटर लगाया है, यहाँ इन्होंने रेजिस्टेंस लगाया है और यहाँ भी इन्होंने मतलब पोटेंशियल लगाया है। तो इस तरह से इन्होंने देखा जब यहाँ रेस पड़ती हैं तो वो इमिट होकर के इस प्लेट पर मतलब अट्रैक्ट, ये निगेटिव चूँकि है और ये पॉजिटिव है, ये हायर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और फिर अट्रैक्ट होकर के इस पर आती हैं, फिर यहाँ से निकल के फिर इसी में आ जाती हैं। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन साइकिल यहाँ चलता रहता है। और आप जानते होंगे जब इलेक्ट्रॉन कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो वहाँ करंट जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे इस डायरेक्शन में आ रहा है तो आपका करंट ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस सेटअप में जो भी करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जिस मेटल में आप इसको मतलब जब आइंस्टीन देंगे तो जिस मेटल में वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो भी रेज गिरती हैं उन्हें हम फोटो मेटल बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिरकार उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट से पाया क्या और उनका कंक्लूजन क्या निकला। तो एक्सपेरिमेंटली ही इज़ फाउंड दैट द करंट इज़ अपॉन द गिवन फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो भी करंट निकल रही है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। तो पहला फैक्टर है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स। यानी जैसे पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने देखा कि जब यहाँ पर उन्होंने पोटेंशियल लगाया तो यहाँ जो करंट है उसका प्रोड्यूस होना ज़्यादा हो गया, मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा। और जैसे ही उन्होंने पोटेंशियल को हटाया तो यहाँ पर स्पार्क गैप कम हो गया, मतलब वो वीक हो गया। तो इस तरह से उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस में 2 प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखा। दूसरा है द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। तो आप यहाँ देखेंगे जैसे जैसे मतलब जितनी इंटेंसिटी की यहाँ पर जिस इंटेंसिटी की रेडिएशंस आएंगी उतने ही ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो इस तरह से वहाँ करंट भी उतना ही प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा। थर्ड है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। तो इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। अब हम जानेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। तो जिस पोटेंशियल पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है उसे ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, और वो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। जितना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो
कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहीं से आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो इन्होंने बताया कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब वह मिनिमम एनर्जी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर से इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट हो जाए, तो उसे ही हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे आप मेटल सरफेस पर जो रेडिएशन डाल रहे हैं, कम से कम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे बड़ी होनी चाहिए। चौथा है द फोटो मेटल यूज्ड, यानी जो आप मेटल सरफेस यूज़ कर रहे हैं उन सब की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वह डिफरेंट होती है। तो इस तरह से फोटो मेटल पर भी आपका जो करंट है वो डिपेंड करता है। देयर इज़ नो टाइम, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन और भी निकाला कि देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इजेक्शन ऑफ रेडिएशन। मतलब ज़रा सा भी टाइम का गैप नहीं होता है, जो रेडिएशन पड़ती है और तुरंत ही इजेक्ट होने लगती है। तो वहाँ पर टाइम लैग बिल्कुल भी नहीं होता है, नो टाइम लैग, मतलब गैप ज़रा सा भी नहीं होता है, जैसे ही पड़ती है तुरंत निकल जाती है। तो हर्ट्ज ऑब्जर्व द इफेक्ट बट कुड नॉट एक्सप्लेन, तो उन्होंने इन सबको एक्सपेरिमेंटली देखा बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए उनकी ये थ्योरी जो है ज़्यादा पावरफुल नहीं मानी जाती है और आइंस्टीन की थ्योरी ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है एज कंपेरिजन टू हर्ट्ज थ्योरी, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंटली देखा भी, फिर उसको एक्सप्लेन भी किया। और एक क्लासिकल मैकेनिक्स में तो एक प्रॉब्लम यही थी कि एनर्जी जो है वहाँ पर उन्होंने कंटिन्यूअस माना था, जबकि वास्तव में एनर्जी प्लांक ने बताया था कि वो एक डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, यानी वो एनर्जी बंडल के फॉर्म में चलती है, जिसको उन्होंने फोटान का नाम दिया था। इसको हमने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था। तो इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जैसे कि हो गया वाई इमिशन डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी, जो इमिशन होता है वह फ्रिक्वेंसी पर क्यों डिपेंड करता है, इसको इसने मतलब हर्ट्ज ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। वाई देयर इज ए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी यहाँ पर क्यों है, इसको भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तब जाके यहाँ पर आती है आइंस्टीन की थ्योरी। द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाज लेटर गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन यूजिंग क्वांटम थ्योरी इन 1905। चूँकि आप जानते हैं 1900 में प्लांक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दे दी थी। वहाँ पर उन्होंने बता दिया था कि एनर्जी कंटिन्यूअस होती है, एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, जो कि एक बंडल के फॉर्म में चलती है, जिसे उन्होंने फोटान का नाम दिया था। और यहीं से आइंस्टीन ने बताया कि जो लाइट होती है वह मतलब पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है, फोटान को ही उन्होंने पार्टिकल कहा। तो उन्होंने इसको मतलब इस थ्योरी को 1905 में दिया और अपनी इस थ्योरी को क्वांटम थ्योरी की हेल्प से प्रूफ किया। तो आइए देखते हैं कि उनका थ्योरी क्या था। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन ए फोटॉन ऑफ एनर्जी, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फोटॉन की एनर्जी जो होती है वह hν के बराबर होती है। तो इंसिडेंट ऑन ए इलेक्ट्रॉन इन मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ऑल इट्स एनर्जी एंड इट्स spent some part of energy in work function and remaining part as kinetic energy of electron। तो आइंस्टीन ने बताया कि जब हम किसी मेटल सरफेस पर बंडल ऑफ एनर्जी जो कि फोटॉन होती हैं उनको डालते हैं, तो उसमें से कुछ एनर्जी जो है, जैसे यहाँ पर आप पढ़ा, तो कुछ एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकालने में लगाएगा और कुछ एनर्जी जो इसकी बची हुई है वह काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाएंगी। तो यही उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। अब आइए एक यहाँ नया शब्द आया है जो कि है वर्क फंक्शन। तो आइए देखते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब जितनी ज़रूरी होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, उसे ही हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन उनका इक्वेशन हो जाएगा hν इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। चूँकि hν की एनर्जी आ रही है, फिर कुछ एनर्जी वो वर्क फंक्शन में लगा रही है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, और जो रिमेनिंग एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल जाती है। तो ये रहा आइंस्टीन का इक्वेशन। तो hν इक्वल टू आप इसको W के फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस काइनेटिक एनर्जी। इफ म्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन वर्क फंक्शन डिफाइंड as W equal to hν नॉट। नाउ इक्वेशन बिकम्स hν इक्वल टू hν नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ mv² भी लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा hν माइनस hν नॉट। फिर हमने इसको ke के फॉर्म में लिख लिया है और इसको इस तरफ लेते आए हैं, मतलब इसको इस साइड लेते गए हैं। तो hν माइनस hν नॉट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h को कॉमन ले लेंगे, बचेगा म्यू माइनस म्यू नॉट। तो इक्वेशन सेकंड इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इफ़ वी मैक्स इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देन,
अगर वी मैक्स जो है मैक्सिमम वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv² मैक्स। हमने चूंकि आपको बताया था जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो इसलिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा v बराबर W/Q। तो यहाँ पर Q इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है, मतलब चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्जेस के रूप में है, और V यहाँ पर मतलब विभव है, पोटेंशियल है, तो यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने लिया है, और ये काइनेटिक एनर्जी है। W को हम काइनेटिक एनर्जी के मतलब एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वर्क को, तो यहाँ पर इसलिए हमने लिख लिया है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EV0। तो हाफ mv² मैक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं hν माइनस μ0 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर h कॉमन ले लेंगे, चूँकि म्यू बराबर c/λ होता है तो μ0 बराबर c/λ0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ mv² मैक्स इक्वल टू hc इंटू 1/λ0, यहाँ से हमने c कॉमन ले लिया, माइनस 1/λ0। चूँकि μ0 थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है तो λ0 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा। तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने इसके बारे में भी मतलब जो उन्होंने बताया था हर्ट ने, वहीं से लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी निकलता है। तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहला कॉन्सेप्ट तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ही लेकर है, जो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स। आइंस्टीन ने अपने इस इक्वेशन से, जो इनका ये इक्वेशन है, इससे जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ है वो सारे फॉलो करते हैं। तो जैसे पहला तो मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लेकर है, तो यहाँ पर जैसे अगर आप म्यू को ग्रेटर देन करते हैं तब जाके काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, लेकिन जैसे ही आप म्यू को लेस देन कर देंगे μ0 से, यहाँ पर म्यू को लेस देन μ0 से कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाएगी। चूँकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए म्यू की वैल्यू हमेशा μ0 से बड़ी होगी। और पहले ही बताया गया है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए हमें छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो पहले तो ये फार्मूले से मतलब ये बात प्रूफ हो जाती है। दूसरा है इंस्टेंटेनियस इमिशन, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इमीडिएटली, नो टाइम लैग, मतलब दोनों के इजेक्शन में और जो है रेडिएशन जब उस पर पड़ती है उन दोनों के बीच में ज़रा सा भी टाइम लैग नहीं होता है, ये भी आइंस्टीन ने बताया था। तीसरा है इंटेंसिटी इफेक्ट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट उतनी ही ज़्यादा होगी। और फ्रीक्वेंसी इफेक्ट में देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि इंटेंसिटी के ऊपर। मतलब इन्होंने बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इंटेंसिटी पर वो ज़रा भी डिपेंडेंट नहीं है। मतलब आप चाहे जिस इंटेंसिटी की रेज लाएंगे काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। हालांकि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेटल सरफेस जो होता है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जाना, आइंस्टीन ने क्या क्या उसके बारे में बताया और हर्ट ने क्या क्या बताया। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।